दे देता है। जनवरी से भी वही करवाने का सोचे थे, लेकिन हम उससे ज्यादा करंट करवा चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि हम रिसर्च किए। राज्य के सभी पंचायत, पहला बात है कि सभी पंचायत में पुस्तकालय खुलेगा, तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन आता है कि हमारे यहाँ पंचायत की संख्या कितनी, और ये आपको आंकड़ा देगा या तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे या बिहार इकोनॉमिक सर्वे से निकलिएगा, तो आपको यहाँ दिया हुआ 8053 पंचायत। तो हमारे यहाँ कितना पुस्तकालय खुलेगा? 8053 पुस्तकालय खुलेगा। बड़ा अच्छा बात क्या है पता है कि इसको पंचायत के अधीन रखा गया। पंचायत भवन होता है, गांव जाइएगा तो पंचायत भवन होता है, हाँ, तो उसमें एक रूम जो बनाया जाएगा वो पुस्तकालय रूम बनाया जाएगा। अच्छा बात एक और है कि यहाँ 300 वर्ग फीट जगह न्यूनतम और 1500 वर्ग फीट जगह लेगा मैक्सिमम। बोला गया है कि जो व्यक्ति जगह देगा, मतलब आप दे दिए, तो आप ही के नाम पर इस पुस्तकालय का नामांकन किया जाएगा। ये बड़े बढ़िया बात है, क्योंकि देखिए ना, स्पेस सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, और अगर आप स्पेस दे रहे हैं तो पुस्तकालय का कहा गया इस पुस्तकालय में कम से कम 2 कंप्यूटर हो सकते हैं, ठीक है, स्कैनर होगा, प्रिंटर होगा, और किताब अगर आपको लेना है तो 100 रुपया जमा करवाना पड़ेगा, तब जाके आपको किताब यहां से मिले। तो ग्राम पंचायत में पुस्तकालय की अवधारणा को लाने से एक लाभ होगा, और वो होगा ग्रामीण सशक्तिकरण, रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि बच्चों के पास पुस्तकें नहीं है, पैसा नहीं है। हालांकि आप गांव में कौन लड़का के पास मोबाइल फोन नहीं है, सबके पास है, तो सरकार उसके लिए भी सुविधा है, और उसके बारे में भी अभी पढ़ेंगे। तो ये पुस्तकालय की अवधारणा को फिर से जीवित करने का प्रावधान किया जा रहा है। जैसे केरला में पुस्तकालय बनाया जा रहा है, वहां भी उसी तर्ज पर बिहार में भी पुस्तकालय बनाए जाने की बात कहा जा रहा है। आप देखिए क्या कहता है, सामान्य साहित्य, बाल साहित्य प्रतियोगिता से जुड़ी पत्रिकाएं यहाँ पर होगा, और कहा गया कम से कम एक न्यूज़पेपर यहाँ पर डेली आएगा, हिंदी मासिक का एक न्यूज़पेपर यहाँ पर डेली आएगा। प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले युवाओं को मिलेगी मदद, क्योंकि उस तरह का मैगजीन यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। पंचायती राज विभाग ने तैयारी और पंचायतों के संचालन का जिम्मा उठाया। तो ये था पहला कि बिहार के हर पंचायत में एक पुस्तकालय खोले जाने की बात कही जा रही है। हमारे पास पंचायत की संख्या कितना? 8053। ये सब जो है हम लोग जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे ना, तो उसमें डेटा सारा दिया हुआ है, तो वहां लाभ मिलेगा। क्या हुआ, गांव की संख्या वहां पर दिया हुआ 6 पॉइंट कुछ करके दिया हुआ है, 600, 6 लाख, हाँ कुछ दिया हुआ। फंडिंग का बात नहीं किया गया, अभी प्रावधान लाया गया है, फंडिंग का बात नहीं किया गया। इसका बिहार बजट तय हुआ था ना, उसी में ये पुस्तकालय की बात कही गई, अभी फंडिंग आएगा, आगे सरकार देगा। कटिहार सबसे ज्यादा, नवादा सबसे कम मतदान हुआ। इसमें से कई सारा क्वेश्चन बनेगा, कॉपी निकाल लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि बिहार में सबसे ज्यादा मतदान कहाँ हुआ है? कटिहार में। कितना हुआ है? तो 63.76% हुआ है। ये पूछा जा सकता है, 100% हो सकता है कि यहाँ से पूछा जाए। सेकंड नंबर पर सुपौल है, 63.55 हुआ है। पूर्णिया में 63.08 हुआ है। सबसे कम मतदान कहाँ हुआ है? तो सबसे कम मतदान नवादा में हुआ है, 43.17, और पटना साहिब उसके बाद आता है 46.86। तो हमारा 2 या 3 क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? तो पहला कटिहार हो गया, दूसरा सुपौल हो गया, तीसरा पूर्णिया हो गया, जहां सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। सबसे कम कहाँ हुआ है? तो नवादा हुआ, पटना साहिब और नालंदा हुआ। क्वेश्चन ये पूछ सकता है, हालांकि आरोही और अवरोही में देगा या नहीं देगा वो अलग बात है, लेकिन एक तो पूछेगा। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, 7 चरण का चुनाव हुआ है, किस चरण में बिहार में सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ है, ये पूछ सकता है। तो आप यहां पर निकालिएगा तो आपका आ जाएगा दूसरा चरण। दूसरा चरण में सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ 62.93%, 63.92%। कहाँ ये सॉरी, यहाँ सॉरी यहाँ 59 हुआ है तीसरे चरण में, हाँ तीसरे चरण में हुआ है। दूसरा चरण में 2019 में हुआ है, तीसरे चरण में हुआ 59.15। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने लोकसभा क्षेत्रों में 60% से ज्यादा वोटिंग हुआ है? तो वो 9 लोकसभा सीट है जिसमें 60% से ज्यादा वोटिंग हुआ है। ठीक है, ये 9 वहां दिया हुआ है, देखिए कटिहार, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, वैशाली, अररिया, पश्चिम चंपारण, वाल्मीकि नगर, समस्तीपुर। बाकी पूर्वी चंपारण में 59.68% हुआ है।
यही से काम नहीं चलेगा, और भी तथ्य लिखिए। और लास्ट क्लास में शायद हम इस पर लेकर चर्चा किए थे ना, किए थे। हमको बस ये बताइए कि चुनाव पहला फेज कब हुआ था? हाँ, आपसे नहीं पूछे। पहला फेज 19 को हुआ था, लास्ट 1 जून को हो गया। ठीक है, चलिए इतना बता ही दिए हैं तो बताइएगा एक और चीज, टोटल मतगणना प्रतिशत कितना था? भारत में इस बार मतगणना प्रतिशत कितना रहा है? कितना? 96। लिख लीजिए, 65.79%। 65.79%। लास्ट टाइम हुआ था 67.40% 2019 में। मतदान इस बार हुआ 65.79%। हो गया। सेकंड लिखिए, मतदान सबसे ज्यादा कहां हुआ है? प्रतिशत सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत कहां हुआ था? किस राज्य का? असम का। सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत असम का 81.56%। 81.56% असम में। सबसे कम लिख लीजिए, सबसे कम कहां हुआ है? बिहार में। सबसे कम बिहार में 56.19%। 56.19%। 65.79% जो हुआ पूरे भारत में एवरेज मतदान, उसमें मेल का कितना प्रतिशत रहा? मेल का कितना प्रतिशत रहा? 65.80%। 65.80%। फीमेल का कितना रहा? 65.78%। लिखते जाइए, 65.78%। यहां से क्वेश्चन आने का उम्मीद पूरा है। 65.78%। भारत में सबसे ज्यादा वोटिंग किस फेज में हुआ है? भारत में नहीं, 4th फेज में हुआ है। लिख लीजिए, भारत में सबसे ज्यादा वोटिंग 4th फेज में हुआ है। 69.58%। 69.58%। 69.58%। चलिए अगला एक क्वेश्चन और, किस फेज में सबसे ज्यादा संसदीय क्षेत्र में चुनाव हुआ है? किस फेज में? नहीं, पूरे भारत में। पहला लिख लीजिए, पहले फेज में 102 संसदीय क्षेत्र में। हाँ, तो संसदीय क्षेत्र, तो हम क्या पूछे बताइए? ना नहीं, हाँ तो और से और कैसे होगा? हम बोले संसदीय क्षेत्र के हिसाब से, तो वही बस सीट के हिसाब से 102 सीट। सबसे कम नहीं है, नहीं लिखे। चलिए, तो कटिहार में सबसे ज्यादा, नवादा में सबसे कम, और सबसे ज्यादा प्रतिशत वोटिंग तीसरे फेज में हुआ बिहार में 59.15%। और 9 लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जहां 60% से ज्यादा वोटिंग हुआ है। और सबसे ज्यादा भारत में वोटिंग कहाँ हुआ है? असम में हुआ है। सबसे कम वोटिंग बिहार में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, बिहार का सबसे बड़ा सोलर बिजली घर चालू कर दिया गया है। पिछले बार दरभंगा वाला क्वेश्चन पूछ दिया था, फ्लोटिंग जो बना था। इस बार सबसे बड़ा बिहार का जो सोलर बिजली घर बना है वो बांका में बना है। बांका में बना। अब इसका खोजने का प्रयास किया, बांका में कहा तो मिला नहीं मुझे। मैंने प्रयास किया खोजने का, लेकिन सारे न्यूज़पेपर सारे जगह बांका बांका है। बांका मेन टाउन में किया होगा, लेकिन जगह तो होगा ही, लेकिन दिया हुआ नहीं था। कहता है यह बिजली का बिल यहाँ मात्र आएगा 3.11 रुपये, और सरकार को इस उत्पादन के कारण करोड़ों का फायदा हो सकता है। और यही बात यहाँ बोला जा रहा है कि राज्य में अभी 150 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन हो रहा है, जिसमें 50 मेगावाट तो यही है सोलर प्लांट। तो ये पूछा जा सकता है कि बिहार का सबसे बड़ा सोलर बिजली जो प्लांट चालू किया गया बांका में कितना मेगावाट का है? तो 50 मेगावाट का है। 50 मेगावाट का सोलर प्लांट के सफल कमीशनिंग की बधाई दी। ठीक है, अच्छा किस ग्रुप ने इसको बनाया है? यह भी पूछा जा सकता है। अवाडा ग्रुप ने बनाया है।
अवाडा ग्रुप द्वारा बांका के सोलर बिजली घर का निर्माण किया गया है। और ऐसा ही बिजली घर जमुई में भी बनाने की बात हो रही है। बांका में बनाया जा रहा है, जमुई में भी बनाए जाने की बात चल रही है, जो 50 मेगावाट का और होगा। यही है इसका। हाँ, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछेगा रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर बिहार सरकार का जो प्रोग्राम है उसके बारे में चर्चा कीजिए, तो वहां आपको रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर सरकार इस तरह के प्रावधान पूरे बिहार में करने में लगी हुई है। एक और प्रोग्राम आ रहा है, अभी चल रहा है, जो किसान खेती करते हैं और उसके साथ साथ सोलर लाइटिंग का भी और सोलर बिजली के निर्माण का भी प्रक्रिया में वो भागीदार बनते हैं, जिससे एक ग्रिड से जोड़ने की अवधारणा भी चल रही है। तो खैर, तो बिहार का सबसे बड़ा सोलर बिजली घर का निर्माण कहाँ हुआ है? बांका में हुआ है। किसने बनाया है? अवाडा ग्रुप ने। कितने मेगावाट का है? 50 मेगावाट का। ठीक है, चल अवाडा ग्रुप, अवाडा ग्रुप। चलिए अगला है, राज्य के पर्यटन स्थलों में घरों में ठहर सकेंगे पर्यटक। ये एक अच्छा प्रावधान है। जैसे देखिए, मलमास मेला लगता है राजगीर में, सोनपुर मेला लगता है, वैसे ही गया में भी लगता है, हाजीपुर में भी लगता है। अब क्या है, इस समय होटल वोटल सारा फुल हो जाता है। खास करके राजगीर उजगीर में जाइएगा तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर के रात में तो पूरा होटल बुक। अब सरकार कह रही है कि ऐसे में टूरिस्ट तो जाना पसंद नहीं करेंगे ऐसे स्थलों पर, तो सरकार ने इसीलिए एक योजना लेकर आई, घर आवास योजना। कहता है होम स्टे की सुविधा, होम स्टे योजना। यानी अब उसके लिए क्या किया जाएगा? घर इंगित किया जाएगा। जैसे उबर ओला वाला करते हैं ना, कि ओला घर है, ओला रूम है, वैसे ही सरकार रिकॉग्नाइज करेगा कि आप इस घर में रुक सकते हैं। आप उस घर की सरकार उसके बदले, होम स्टे के बदले उस घर को प्रीफरेंसेस देगा। जैसे बिजली में छूट हो सकता है, पानी की छूट हो सकता है, जैसे कई सारी सुविधाएं देगा, और उसके बदले आपको ये कीमत ही मिल जाएगा। तो सरकार इस तरह की सुविधा का विकास बिहार में पर्यटन को विकसित करने के लिए कर रहा है। क्योंकि अभी पर्यटन रिपोर्ट आया कि बिहार का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल राजगीर है, लेकिन टूरिस्ट का कहना था कि भैया यहाँ सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? रहने के लिए कोई शानदार होटल नहीं। होटल तो है, शानदार नहीं। हाँ, होटल है, छोटा मोटा होटल है। आप कहेंगे हम लोग सजाते सर उतना महंगा महंगा होटल रहता है, तो हम लोग हम गरीब गुरबा के श्रेणी में आते हैं, जिसका वो बेडो बिछा देता तो लगता है कि मखमले है ना। हम लोग के लिए वो सब हो सकता है, लेकिन उनके लिए नहीं। राजस्थान का मैं होटल देख रहा था, सारा 5 स्टार होटल इधर वही है। वहां एक रात में रुकने का कीमत किसी रूम का 20-20 लाख रुपए है राजस्थान में। वहां पैलेस है ना। इसी तरह जब आप वहां रुकते हैं, ताज पैलेस में रुकते हैं, तो एक रात का 5 लाख रुपया लगता है। तो उनका स्वीट रूम उसको कहते हैं। ये कान खुजला रहे हैं कि वो सब लो हमारे काने में नहीं गया। नहीं राहुल, तो मैं देख रहा था भारत के सबसे महंगे होटल के करीब। अब उस तरह के होटल में रुकने वाले व्यक्ति बिहार जैसे राज्य में आ जाते तो मौर्या में सबसे महंगा जो होटल रूम मिलेगा वो 20-25 हजार का मिलेगा, जो भी रहे वही मिलेगा। लेकिन यहाँ से बाहर राजगीर में चले जाए तो सबसे महंगा जो रूम मिलेगा 8,000-9,000 का मिलेगा। अब उनके लिए सुविधा चाहिए ना। अगर वो उनके पास पैसा है तो खर्च करने का कैपेसिटी है, तो आप उनको दीजिए प्रावधान। जैसे बिहार में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? टूरिज्म हब नहीं है ना। हमारे यहाँ क्लब है ना, हमारे यहाँ ड्रिंकिंग पावर है ना, हमारे यहाँ कोई पावर है, तो टूरिस्ट कैसे रुके? तो हम लोग एक ही काम कर सकते हैं, वो है रिलीजियस सर्किट। जैसे रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट, ये सारे सर्किट का हम लोग निर्माण करके प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी चाहिए। तो सरकार ने, इसके पहले ही हम लोग पढ़े थे जनवरी के करंट अफेयर में, सरकार ने हेलीकॉप्टर योजना लेकर आया था। ये हेलीकॉप्टर से राजगीर से गया से फिर, और शादी उदी में भी आप अगर लेना जाना चाहते हैं हेलीकॉप्टर तो बुक कर सकते हैं। तो वो सुविधा आपको सरकार दे रही है ताकि टूरिज्म को और ज्यादा प्रमोट किया जा सके। हो गया। आप खाने का पैसा नहीं, हेलीकॉप्टर से कैसे शादी कर लेंगे भाई, है ना। तो एक और लिख लीजिए, हेलीकॉप्टर भ्रमण योजना पर हम लोग लास्ट क्लास में चर्चा किए थे। हेलीकॉप्टर भ्रमण योजना, यही बात यहाँ कहा जा रहा है कि राजगीर, गया, पुनौरा धाम, सुल्तानगंज आदि जगहों पर सहूलियत का विकास किया जाएगा। खास मौके पर इन स्थलों पर जुटती है भीड़, और उस समय होटल
की संख्या कम हो जाता है तो इस समय इन तरह के स्टे होम का विकास किया जाएगा ताकि वहां जाके रुके। अभी भी देखिए हमारे गांव में नालंदा में 8-10 गांव को विकसित किया गया है, उसको टूरिस्ट गांव बोला जाता है। टूरिस्ट को ले जाया जाता है, गांव को दिखाया जाता है, देखिए कैसे खाना बनता है, स्टोव पर नहीं, कोयला पर नहीं, चूल्हा पर। अब फूक फूक के मैंने दिखाती हूँ, देखिए ऐसे आग जलाते हैं हम लोग, तो सारा टूरिज्म है भाई। जब हम शिमला गए और हमको सेब बागान ले जाए गया, 100 रुपया लिया, क्या था सेब बागान में भाई? जैसे हमारे यहाँ आम का बागान था वैसे सेब का बागान था, लेकिन 100 रुपया ले रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए यूनिक है। अभी तक सेब देखे हैं? खाली खाए हैं। देखिए कैसे पेड़ में उगता है। तो ये सारा तो कल्चर्ड है ना, सारा सांस्कृतिक है। चलिए, तो देखिए पैसा उसी का लगता है जिसको आपने नहीं देखा है। जैसे केसर की खेती कश्मीर में होती है, अब कश्मीर वाले लोग को केसर के दिखाने के लिए पैसा लेने लगे तो पैसा देंगे ना, लेकिन हमको ले जाओ केसर सुने बड़ा कीमती होता है, दिखाता, देखिए ये है 500 रुपये, सॉरी ये है 5 लाख रुपए किलो, ये है 1 लाख रुपए किलो, ऐसे करके दिखाता है। ये सारा टूरिज्म है, ये सारा जो आप नहीं देखे वो दिखाना है टूरिज्म। तो बिहार सरकार भी उसी तरह के टूरिज्म की बात कर रही है, क्योंकि सऊदी अरेबिया अपना अगला जो विकास केंद्र बनाया है वो टूरिज्म को बनाया है, क्योंकि पता है तेल खत्म हो जाएगा लेकिन टूरिस्ट प्लेस खत्म नहीं हो। चलिए आगे बढ़े। आते हैं आगे। बिहार मछलियों के उत्पादन में लास्ट जो डाटा बताए थे वो गलत डाटा था, क्योंकि वो डाटा 2020 21-22 का ही था। अब डाटा लेटेस्ट है 2023-24 का। 8.73 लाख टन जितना डिमांड है उतना सप्लाई कर रहे हैं हम लोग। और ये बिहार में मछली उत्पादन में ऑटोमेटिक चेंज हुआ है। और क्यों चेंज हुआ बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि हमने तालाबों का निर्माण बड़े स्तर पर करवाया है, इंसेंटिव दे रहे हैं तालाब खुदाई में। मछली पालन में आपको इंसेंटिव दिया जा रहा है, जीरा आसानी से मिल रहा है, भोजन आसानी से मिल रहा है, तो हम लोग पोखर और तालाब में मछली उत्पादन कर रहे हैं। तो ये बात बोला जा रहा है कि मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए बिहार को 1000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। कैसे बचत हुई है? क्योंकि हम आंध्रा से मंगा रहे थे, गुजरात से मंगा रहे थे मछली। अब जब मंगाइएगा तो आप पेड कीजिएगा ना उसको, लेकिन अब तो क्या है, अपना उत्पादन है तो अपने खा रहे हैं। ठीक, तो ये है मछली उत्पादन का डेटा। सबसे ज्यादा मछली उत्पादन कहाँ था? मधुबनी में, उसके बाद दरभंगा में, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद कटिहार। ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, याद रखना है सबसे ज्यादा जो मछली उत्पादन होता है मधुबनी में है, दरभंगा में है, पूर्वी चंपारण। ठीक है, ये डेटा आपको याद रखना है, एनी हाउ याद रखना है। ठीक, कहा जा रहा है कि जहां मधुबनी टॉप पर है वही हमारा जहानाबाद फिश अड्डी पर है, क्योंकि वहां मैदानी इलाका, खेती ज्यादा होता है, पेड़ों नहीं है जहानाबाद अररिया ऐसा जिला है जहां जाइएगा तो दूर दूर तक खाली फील्ड दिखाई देगा, पेड़ पौधा दिखाई नहीं देगा। और यही बात आप यहाँ से उठ के चंपारण में चले जाइएगा, आप दूसरे स्टेट चले जाइएगा, दरभंगा चले जाइएगा, तो वहां पेड़ ही पेड़ है, वहां पेड़ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ देखिए उत्पादन को लेकर लोग ज्यादा संवेदनशील, पेड़ काट के वहां पर भी खेती करने में लगे हुए। और इधर हाल ही के दिनों में तो और पेड़ की संख्या कम हुई। खैर, सबसे कम मधुबनी में, सबसे ज्यादा बोले तो ऊपर मधुबनी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, कटिहार मछली का सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है। अब यहाँ देख लीजिए, बिहार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भरता करीब पहुंच चुका है। 2023-24 में बिहार में मछली उत्पादन 8.73 लाख टन हो गया है। लक्ष्य 8.89 लाख टन का था, जो इस बार पूरा नहीं हो पाया, लेकिन उसके अप्रॉक्स हम लोग पहुंच गए। और जितना डिमांड है उतना सप्लाई हो रहा है, तो आत्मनिर्भर हो गए, हमको मंगाने की जरूरत नहीं है। तब भी हम लोग सी फूड के लिए मछलियां मंगाते हैं अभी तक बाहर से। झींगा मछली, आप जब जाइएगा रेस्टोरेंट में तो वो झींगा कहीं पहला जो देगा। खैर, जाइएगा तो पता चला, पैसा होगा तब जाइएगा। ठीक, चलिए। जो आजकल है ना, जो बड़ा बड़ा चेन है जो आपको बुफे सिस्टम देता है फ्री में नहीं, मतलब एक पैकेज लेकर, हाँ, बारबेक्यू टाइप का, तो वहाँ जाइएगा तो आपको झींगा खूब परोसेगा, क्योंकि वहाँ ला के पहले वही खिलाता है। हाँ, चलिए आते हैं। हाँ, ज़्यादा मुँह में पानी लाने की जरूरत नहीं है। हम लोग को पोठी अच्छा लगता है, कितना कुछ हो जाए, है ना। पोठी खाए हैं सब? ये विदेशी लोग खाए हैं पोठी? नहीं खाए। खाए, हाँ, बहुत मस्त लगता है।
कोठी देखी हो ना, ये भी नहीं देखी होगी, नहीं देखी होगी। तुम देखिए विशाखा, अभी नहीं देखी होगी। छोटकी मछलियां होता है ना इतनी गो, वैसी वो पोठी कहते हैं। चलो क्या ना, हमारे क्लास में तो 3 गो विदेशी आ गए हैं। चले आते हैं यहाँ पे। ये है मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड फाइनलिस्ट बनी कृतिका। पहले 12वीं तक पढ़ाई इन्होंने पटना में किया, सेंट जेवियर्स में। उसके बाद चेन्नई चले गए, सत्यभामा यूनिवर्सिटी, नाम सुने होंगे अगर चेन्नई में रहे होंगे तो। वहां के बाद इन्होंने मॉडलिंग में चले गए। मॉडलिंग के बाद बिहार के लिए एक इंडिया वर्ल्ड वाइड सौंदर्य प्रतियोगिता हुआ, उसी में द स्टार पावर अवार्ड मिला है, नाम है कृतिका। तो ये नाम याद रखना है बस, कृतिका राजलक्ष्मी नाम है इनका, जिनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, द स्टार पावर अवार्ड। बिहार कोकिला पद्मश्री विद्यावासिनी देवी की परपोती हैं और राजेंद्र नगर निवासी हैं, यहीं पर रहती हैं पटना में ही। तो ये नाम है जो आपको याद रखना है, क्योंकि छोटा छोटा नाम भी बीपीएससी में पूछ लिया जाता है। तो इनको कौन सा अवार्ड मिला, द स्टार ऑफ पावर अवार्ड, कृतिका राजलक्ष्मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेगूसराय के हैं ये प्रियांश, जिन्होंने स्वर्ण जीता, अकेले नहीं जीता है, इनका टीम जीता है, 3 का टीम है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता। चूंकि बिहार के बेगूसराय से, तो हम बिहार करेंट पढ़ रहे थे इसलिए बता रहे। ठीक, कहते हैं कि चीन के संघाई में हो रहे तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में बेगूसराय के लाल प्रियांश ने 2 मेडल अपने नाम किया है, और ये 2 मेडल किसके साथ आपने नाम किया है, तो अभिषेक और प्रथमेश है। लेकिन आपसे ये नाम नहीं पूछेगा, पूछेगा तो इन्हीं का नाम पूछेगा, प्रियांश का नाम पूछेगा, या ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अभिषेक और प्रथमेश के साथ विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार के किसने स्वर्ण पदक में हिस्सेदारी रखी, या इस टीम का हिस्सा रहे, तो प्रियांश नाम है इनका। ठीक है, यही है इनका चित्र जो पेपर में आया है। व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक इन्होंने जीता है, और टीम इवेंट में भारत ने नीदरलैंड को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो व्यक्तिगत स्तर पर तो रजत जीता है, और सामूहिक रूप से टीम स्तर पर स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ जीता है, चीन के संघाई में। किसमें, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में। ठीक है, तो ये नाम है इनका प्रियांश का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बिहार का नहीं है, लेकिन ये देखने लायक बात, क्योंकि पेपर में आया था बहुत। एक ऐसा जगह जहां आज तक पानी का नामो निशान नहीं, पानी पीने के लिए लोग समुद्र के पानी को प्यूरिफाई करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस से, और फिर पीते हैं, सऊदी अरब गल्फ कंट्री के लोग। और वहां ऑटोमेटिक से इतना वर्षा हो गया कि सारा रेगिस्तान पानी में तब्दील हो गया। तो वो चित्र ये दिखाया गया है, तो इसलिए इसको रख दिया मैंने आपके सामने। संयुक्त अरब अमीरात में 75 साल के इतिहास में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। हालांकि इस बारिश को लेकर लास्ट क्लास में भी चर्चा कर ही रहे थे कि बोला गया कि क्लाउड सीडिंग के द्वारा ये बारिश करवाया गया है, लेकिन सऊदी अरब सरकार इससे मना कर रही है। तो खैर जो भी है आपके सामने है, क्योंकि सऊदी अरबिया में पानी निकालने के लिए अभी नाली उली नहीं बनाया गया हमारे यहाँ जैसा। वहां पानी निकालने की कोई जरूरत, बालू निकालने के लिए सुविधा है, पानी निकालने का सुविधा नहीं। और वहां पानी अगर पड़ जाए इतना तो फिर दिक्कत हो सकता है, और वही दिक्कत यहाँ पर दिखाया गया। चलिए, बिहार सरकार लगातार कृषि भूमि का विस्तार करने में लगी हुई, और इसलिए चौर या चाल एरिया जो होता है, या जिसको कौन सा एरिया कहते हैं, नहर वाला नहीं, मुकामी में कौन सा, टाल एरिया, टाल एरिया। तो टाल विकास योजना या चौर विकास योजना पर सरकार काम कर रही है। और ये चूंकि गड्ढा वाला हिस्सा होता है, तो यहाँ पोखर का निर्माण आराम से किया जा सकता है। एक फसली होता है यहाँ, एक फसली समझते हैं, हाँ एक ही फसल है। ठीक, इसलिए पूछ रहे थे कि हमारी क्लास में हो सकता है वो भी ना पता हो, बताना पड़ेगा ना, नहीं तो बाहर जाकर ये तो एक फसली 2 फसली करते रहते, मतलब क्या होता है। क्योंकि अभी तक तो फसल बोई नहीं ना, बोए हो, खेत में गई हो तो ठीक, गए हो। ये को विदेशी है मेरी क्लास में, वो विदेशी है। तुम गई है खेत में विशाखा, नहीं। तुम गई है जूली, ठीक, ये तो गई ही है। चलिए, तो चौर विकास किया जा रहा है। कहेगा चौर विकास से क्या होगा, तो क्या कर सकते हैं। तो देखिए, जमीन जब नीचा है तो पोखर और तालाब अच्छा से बनाया जा सकता है,
सीजनल बनाया जा सकता है। तो वहां अगर चौर विकास करते हैं तो वहां खेती नहीं करेंगे, मछली उत्पादन करेंगे, मछली उत्पादन करेंगे। और वही बात यहाँ पर किया जा रहा है कि बढ़ेगा मछली का उत्पादन, लोगों को रोजगार मिलेगा, योजना के विस्तार से मछली उत्पादन 11 लाख टन होगा। अभी बिहार में 8.46 हजार टन मछली का उत्पादन होता है, अभी बढ़े 8.83 भी है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार तत्पर है, क्योंकि बिहार में जो डिमांड है ना, अंडे का है, मुर्गी का है, बकरी का है और मछली का है, क्योंकि हम मांसाहारी ज्यादा होते हैं निश्चित रूप से। कल क्या है? अच्छा बकरी खिला रहे हैं क्या क्लास को? नहीं, मतलब हमको लगा खिला, जो खिलाने वाले हो तो सब चले गए, कल ही पता चलेगा। मतलब ऐसे बोल रहे हैं होली के बाद कितना कटता देखे हैं कि नहीं देखे हैं? बकरी से कम काटते हैं होली के बाद हम लोग, होली के दिन, हाँ सॉरी, होली के दिन कम थोड़ी काटते हैं हम लोग। खूब हाजीपुर जाते हैं हम लोग लाने, पूरा लगता है कि मंडी लगा हुआ है बकरी का। हाँ हाँ, यहाँ जाते हैं, यहाँ बहुत भीड़ रहता है और महंगा ही मिलता है, वहां पर सस्ता मिलता है। कौन सा? नीचे लिखा होगा, यह लिखा हुआ है, सारा लिखा ही रहेगा, क्या ना पूछ रहे हैं। दरभंगा, मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज, सिवान और सारण, ये सब लिखा रहेगा। अभी पहले इसको सुन लेते हैं। कहता है कि राज्य में चौर विकास योजना का विस्तार होगा। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024-25 में इसके और विस्तार की तैयारी हो रही है। और ये किसके तहत हो रहा है, किस योजना के तहत हो रहा है? तो मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत हो रहा है, जो 21-22 में आया है। इसके द्वारा इन चौरों का विकास किया जा रहा है ताकि मछली उत्पादन हो सके या फिर एक फसली कृषि का विकास हो सके, इन सब का विकास करवाया जा सके। कहा जा रहा है कि बिहार में देश की कुल आर्द्र भूमि का 9% हिस्सा है। अभी एक और करंट न्यूज आ गया याद, आप बताएंगे बिहार का कौन सा है जिसको रामसर साइट घोषित किया गया है? दो और साइट कौन सा है? देखिए, हमारे जागरूक इंसान, इसे पढ़ने वाली कोई बातें नहीं याद, ऐसी मुंह पर रहेगा ये सब में पढ़ने वाली क्या बात? तो मैंगो कहाँ गया? ये बोतल से पी रही है, कहाँ है? छोड़ दो, तुम बताओ। नागिन, नागिन बोल दो, नागिन और नागिन आया, बोलो जो बेगूसराय। हाँ देखो कॉन्फिडेंट कितना है चिंटू, अभी बोला नागी नहीं है, नाकी नकली डैम। हाँ जमुई का है, जमुई का है, उसको मिला है रामसर साइट का। इसके पहले कौन सा था ये विशाखा बताएगी। पहला रामसर साइट बिहार का, मुझसे मत पूछिए सर। हाँ कंचन बताएगी बिहार का पहला रामसर साइट। जूली, ऑप्शन हमको भी नहीं पता है। पवन, बिहार का पहला कांवर झील होगा, कांवर झील होगा। ये अगर ये क्लास को हम ना बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं इस क्लास। हतोत्साहित मतलब नाखुश होता है, ऐसा इंग्लिश बोल रहे ऐसा कि तुम लोग समझते हो कि सर बहुत उत्साहित हैं हमारे से। हाँ रास्ता भर सोचते जाओ कि सर हमसे बहुत उत्साहित है। आप लोग से डिसपॉइंटेड हैं इसलिए क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है, आपसे ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं तो रिजल्ट हो नहीं रहा है। आप लोग भी पढ़ने पर ध्यान दें, ध्यान नहीं देंगे तो अब दिमाग में कुछ बैठा रहे हैं, बैठाते के बाद क्लास को छांटते चले जाएंगे। 2 ग्रुप में क्लास को छांट देंगे, एक ग्रुप के साथ काम करेंगे, एक ग्रुप के साथ ज्यादा काम करेंगे, एक ग्रुप के साथ सिर्फ पढ़ाएंगे, बस ये काम कर सकते हैं। दोनों है, नाकी नक्टी डैम, नाकी नक्टी डैम। नागी कहाँ लिखा हुआ है? नागी दिया हुआ होगा, हाँ तो प्रोनाउंसिएशन में आगे पीछे हो सकता है। चलिए हाँ सुनिए, यहाँ पर बिहार में 9,41,000 हेक्टेयर भूमि जो है आर्द्र भूमि का क्षेत्र है। ये इसका जब भारत के हिसाब से देखा जाए तो 9% हिस्सा बैठता है, ठीक है।
वहीं विश्व के कुल आर्द्र भूमि में 4.6% हिस्सा भारत का है। यानी विश्व में जितना भी आर्द्र भूमि है उसमें भारत का हिस्सा कितना है? 4.6%। तो ये बस इतना ही जान लीजिए, बाकी आपको जानने की जरूरत नहीं है। कहते हैं क्या फायदा होगा अगर हम लोग चौर विकास करेंगे, तो क्या फायदा होगा? तो आप बताइए। 7 निश्चय योजना 2.0 शुरू की है और उसी में कहा गया है कि आर्द्र भूमि के विकास से पर्यावरण एवं भूजल संरक्षण हो पाएगा। इसके अलावा लोगों को जीविका भी मिल पाएगा, क्योंकि वहां पर वो अपना कोई और उत्पादन भी कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखिए मखाना जो उत्पादन होता है आर्द्र क्षेत्रों में होता है, देखे नहीं देखे? और वो जो हम लोग ये पानी फल खाते हैं, पानी फल सिंघाड़ा, तो वो भी पानी में ही होता, बहुत सारे ऐसे हैं। तो अब उससे आजीविका का विकास होगा, इससे किसानों के इनकम बढ़ेगा। तो सरकार का ये उद्देश्य पूरा हो सकता है। ठीक है, चलिए ये बस याद करने का है, क्योंकि ये तथ्य है बस कि मिथिला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा था? पटना के सिटी सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। बस ये तथ्य कि क्या है, मिथिला महोत्सव कहाँ हो रहा है? सिटी सेंटर में हो रहा है। बिहार के मिथिला दिवस पर शुक्रवार को 3 दिवसीय बिहार मिथिला महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव पटना के विभिन्न स्कूलों के बच्चे देखने के लिए आए, क्योंकि मिथिला का महोत्सव है तो मिथिला के ही इसका कल्चरल वैल्यू को दिखाया जाएगा। और हम लोग तो देखने गए नहीं थे, क्योंकि वो स्कूल ट्रिप वाले बच्चे को ले जाया जाता है कि आप देखिए बिहार के कल्चर को देखिए। हम तो गांधी मैदान में नहीं जाते हैं, ये कहीं कोई देख लेगा तो कहेगा बच्चा पढ़ने से कहीं घूमने वाला तो नहीं बन गया। जबकि आपको ये एस्पेक्ट देखना चाहिए, है ना? कहेगा सर खरीदारी नहीं करेंगे तो जाएंगे काहे? चलिए आगे बढ़े। देखिए बिहार में बाढ़ आने की बात किया जाए तो वो 2-3 कारणों से आता है। उसमें एक सबसे बड़ा कारण है कि तलहटी पर गाद का जम जाना, और कोसी के विनाश का बड़ा कारण वही है। सरकार हमेशा चाहती है कि विनाश आए, इसलिए गाद को उठाते ही नहीं है, क्योंकि उसी से फंड आता है और उसी से नौकरशाह और नेता का जेब भरता है। हम लोग हजारों में सोचते हैं तो वो करोड़ों में सोचते हैं, क्योंकि फायदा तो कर जितना ज्यादा विभीषिका उतना ज्यादा लाभ, क्योंकि विभीषिका के बाद कोई पूछने वाला नहीं कितना खर्च हुआ, क्या कागजी खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है और रियल खर्च रहता नहीं। और एक बात और याद रखिएगा, जब भी कोई ऐसा अगर जांच आयोग बैठता है तो सबसे ज्यादा फंसता है नीचे वाला कर्मचारी, जो पीसीएस वाला होता है। जो ऊपर अपर कर्मचारी है वो सब नहीं फंसता, ऑफिसर नहीं फंसता, नीचे वाला फंसता है, क्योंकि सेंसन हम ही लोग करते हैं, फील्ड में हम ही लोग का काम है। तो सेंसन वाला जिसको काम है, जिसका साइन हुआ वही फंसता है। खैर, कहता है कि सरकार चाह रही है, अभी देखिएगा पटना में सारा नाला को साफ किया जा रहा है। नाला साफ किया क्यों? बरसात आने वाला है। बरसात पिछले साल तक क्या होता था कि जब बरसात आने वाला था तब नाला का खुदाई होता था, अब कुछ तो हो तो नाला का सफाई हो रहा है। ठीक, तो कह रहे पटना के बिहार को जलाशय और बबैराजों में जमे गाद को हटाने के लिए 2 मॉडल हमारे सामने है, और 2 मॉडल है, उसमें से एक मॉडल को अपनाने की बात हो रही है। 2 मॉडल कौन कौन सा? तो एक राजस्थान मॉडल है, केरल मॉडल है। केरल मॉडल हमको ज्यादा अच्छा लगा कि गाद को निकालिए और उसका वाणिज्यिक उपयोग करिए। मतलब ऐसा नहीं कि बाद निकाल के गाद को साइड में रख दीजिए और फिर पानी आए तो बेचारा फिर चले जाए। हमारे यहाँ क्या होता है, अभी नाला सफाई पहले कैसे होता था, नाला से निकाल के रख दिए और चल गए, अब बरसात आया फिर अंदर चला गया, फिर निकाले फिर रख दिए फिर चला गया, ये प्रक्रिया चलते रहा। इससे क्या है कि हमारा सफाई भी हो रहा है, फंडिंग भी आ रहा है, देखिए हम इतना साफ करके रख रहे हैं फिर भी जमा हो रहा है। तो केरल मॉडल पर हम लोग काम करने का विचार कर रहे हैं, क्योंकि यह मॉडल यह बताता है कि गादों को सिर्फ हटाइए नहीं, बल्कि वहां से उठा के किसी पर्पज से प्रयोग में ले आइए, और उसे क्या होगा, संसाधन का बहु प्रयोग हो जाएगा, हमारा गाद भी निपटान हो जाएगा और हमको उससे इनकम भी जनरेट हो जाएगा। तो ये प्रावधान बिहार सरकार करने जा रही है। खास करके आपदा प्रबंधन के संबंध में जो मेंस में आएगा आपको, वहां इस तरह के मॉडल की चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण के निवारण को लेकर प्रौद्योगिकी का जो प्रयोग पूछता है, तो आपको प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए किताब कॉपी पे क्यों जाना है, आपको आसपास जाना है, कई सारे प्रौद्योगिकी आपको दिख जाएगा। आजकल तो रोड पर सुबह शाम चलते रहता है। तो आप अगर विजुअलिटी आपका अच्छा है, यहाँ पर ज्यादा तुरंत क्लिक होता है, तो आप साइंस एंड टेक के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। है, अगला पर बढ़े।
अभी आप शायद तालाब उलाब को साफ होते हुए नहीं देखते होंगे। मोती झील है, हम गए थे पूर्वी चंपारण में, वहीं है मोतिहारी में मोती झील, उसको साफ होते देखे। या यहाँ भी बड़ा बड़ा जो तालाब है उसको साफ, ये जैसे ये है ना, ये पूरा वैसे ही वो बुलडोजर टाइप का बना रहता है, वैसे गाद निकाल के फिर साइड में आके रख देता है। तो ये प्रक्रिया है। क्योंकि अभी देखिए शहर में क्या हो रहा है, पटना में क्या हो रहा है कि जितना भी प्लास्टिक वाला जो गाद निकलता है ना, उसको जाके डंपिंग जून में भर देता है। जैसे अभी बैरिया डंपिंग जून है, बस स्टैंड के पास है डंपिंग जून। मतलब एकदम चले जाएगा मेरे हिसाब नहीं, इधर नहीं है, इधर कैसे हो जाएगा, वो है उधर, हाँ वो मीठापुर तरफ है, तो ये हमारे हाथ के साथ चलेंगे। ठीक ठीक ठीक। देखिए मेरे क्लास में कितना इंटेलिजेंट लोग हैं, पढ़ाई छोड़ के बाकी सब पर दिमाग लगाते हैं। चलिए, कुछ लोग हैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, कुछ लोग पृथ्वी पर पैदा ले लिए हैं बस पैदा होने के लिए, बाकी कोई इधर उधर का काम नहीं देखते हैं। नहीं, चलिए, क्या जो सिल्ट जमा हो जाता है नीचे, जिसको गाद कहते हैं, हिंदी में गाद, इंग्लिश में सिल्ट कहते हैं। हाँ, बिहार में इस बार जीएसटी का संग्रह सबसे ज्यादा हुआ। आप ये पूछ सकता है कितना हुआ, ये पूछ सकता है आपसे। कहता है पड़ोसी राज्यों से कहीं अधिक जीएसटी संग्रह किए हैं, और वह संग्रह हुआ 34,541 करोड़ पिछले बार, और इस बार कितना हुआ 38,161 करोड़। तो पूछ सकता है कि बिहार में जीएसटी संग्रह इस बार कितना करोड़ का हुआ है, तो 38,161 करोड़ का हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े। कहता है पड़ोसी राज्य हमारा पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, इन सब में जीएसटी संग्रह हमसे कम हुआ है, हमारे यहाँ जीएसटी संग्रह इस बार काफी ज्यादा हुआ है। तो इसी पर यहाँ के जीएसटी जो कर आयुक्त हैं बोल रहे थे ये सब हमारे अथक प्रयासों का नतीजा है, दिन रात करके हम सबको टैक्स लगाने में लगे हुए थे। हाँ, इस बार जमा करवाए, तो ये तात्कालिक ही, अगले बार जरूरी नहीं है।